नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से YouTube चैनल दोस्तों PCM एक्सप्रेस में। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप सभी की इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप सभी का सपोर्ट रहेगा, आप सभी का प्यार रहेगा तो दोस्तों एक दिन हमारा भी चैनल बड़ा होगा, ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी वीडियो दोस्तों सभी के पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो तभी शेयर करिए, वरना दोस्तों मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगे। ठीक, फिर भी दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारी किसी दोस्त ने दोस्तों हमसे पूछा था कि अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा, यदि आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ दोस्तों अपने डाउट को दोस्तों हमसे पूछने का प्रयास करिए। हम आपके डाउट को, आपके कमेंट को दोस्तों पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई देने का 100% कोशिश करते हैं और दोस्तों देते ही हैं। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं अपवर्तन और अपवर्तनांक की। तो दोस्तों जो ये अपवर्तन होता है और अपवर्तनांक होता है, ठीक, अपवर्तन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश का दोस्तों एक प्रकार का गुण होता है। जब हम किसी प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं तो दोस्तों वो अपने माध्यम से कुछ विचलित होती है। ठीक, यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों वो अपने माध्यम से कुछ विचलित हो जाती है। ठीक, उसी को दोस्तों हम कहते हैं क्या, अपवर्तन कहते हैं। और दोस्तों वो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह से दोस्तों पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप चाहे 10 में हो या 12 में हो, ये दोनों क्लास के लोगों के लिए ये वीडियो उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपवर्तन और अपवर्तनांक की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये प्रकाश के बारे में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। ठीक, तब दोस्तों जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जो प्रकाश होता है हमारा एक प्रकार का क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब आप समझते हैं, इनको संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी गुणों के साथ साथ दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शायद एक डाउट आता होगा कि जब ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं तो ये सीधे रेखा में कैसे चलती हैं। देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है दोस्तों, उसको तो हमारा इस तरह से चलना चाहिए। ठीक, श्रिग और गर्त बनाते हुए दोस्तों चलना चाहिए ना, एक दोस्तों इसका श्रिग बनाते हुए और गर्त बनाते हुए चलना चाहिए। फिर भी दोस्तों ये इसका जो होता है, इसे दोस्तों हम लोग सरल सीधी रेखा में क्यों मानते हैं, जैसा कि भी जानते हैं जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों ये अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा वेग कोई भी पिंड इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसका वेग हो। ठीक, प्रकाश ही दोस्तों एक प्रकार का ऐसा हमारा द्रव्य है दोस्तों, या आप कह सकते हो ऊर्जा है, उसकी दोस्तों जो वेग होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों जो बात आती है जब एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं या अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं दोस्तों हाँ, अनुप्रस्थ तरंगें या तरंगों के बारे में दोस्तों हम आपको एक अन्य वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताएंगे। ठीक, यदि आपको दोस्तों तरंगों के बारे में नहीं पता है, आप नहीं जानते कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो में, मतलब एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक, इस वीडियो में दोस्तों केवल हम अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में ही जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों, जिससे दोस्तों मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाने का कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि आपको जल्द से जल्द बताऊँ, जिससे दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों मैं पहले उसी वीडियो को ही अपलोड करना चाहता था, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि हमारे व्यूअर्स को हो सकता है कि उसके बारे में पता हो। ठीक, तो मैंने पहले इसी को बनाना चाहा। ठीक, उसके बाद दोस्तों कल ही मैंने, जैसा कि आज ये वीडियो मैंने अपलोड किया, कल ही दोस्तों मैं उसके बारे में भी अपलोड करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आज ही मैं उस वीडियो के बारे में भी अपलोड कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपवर्तन और अपवर्तनांक की। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों जिस तरफ दोस्तों इसका जो श्रिंग और गर्त जाता है, इसी माध्यम से जैसे देखिए जिस तरफ दोस्तों श्रिंग ऐसे जाता है दोस्तों, उसी तरफ दोस्तों इस माध्यम होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है, इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, जाता है दोस्तों, मतलब गमन करता है, उसी माध्यम में प्रकाश आगे बढ़ता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो प्रकाश आगे बढ़ रहा है, हम तो दोस्तों कह दिए कि जो प्रकाश होती है दोस्तों सीधी रेखा में चलती है। हम दोस्तों जानते हैं जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में चलती है ना, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है दोस्तों, सही बात है दोस्तों, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन दोस्तों हम आपका भ्रम दूर करना चाहते हैं। यदि आपको भ्रम नहीं है दोस्तों, फिर भी दोस्तों आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। देखिए दोस्तों जो हमारा एक होता है तरंग दैर्ध्य,
तरंग दैर्ध्य। जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में जरूर बताएंगे कि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे या तथा अनुदैर्ध्य तरंगे सभी के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको तरंग दैर्ध्य क्या होता है इसके बारे में बताने वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों, वो होता है माध्यम जो होता है दोस्तों हमारा एक कंपन में जितनी दूरी तय करता है एक कंपन में। ठीक, जो हमारा दोस्तों कण होते हैं दोस्तों, जो तरंग के कण होते हैं वे अपने एक कंपन में जितनी दूरी तय करती हैं उसे दोस्तों हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो तरंग कंपन होती है दोस्तों, जैसे देखिए यदि आप एक श्रिग और एक गर्त के बीच की दूरी जो दोस्ती होती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, इसको दोस्तों हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमारा दोस्तों एक श्रिग है और ये हमारा एक गर्त है। दोस्तों एक श्रिग या एक श्रिग और एक गर्त को यदि आप जोड़ेंगे तो जितना दूरी दोस्तों उसका विस्थापन होगा उसी को दोस्तों हम कहते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य। उसी को आप कह सकते हैं एक कंपन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमने अभी तक कहा आपको, जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है, उसका कारण दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, जो हमारा दोस्तों हमारे आसपास की दोस्तों वस्तु जो होती हैं उसकी तुलना में दोस्तों, ठीक, देखिए जो प्रकाश चलती हैं दोस्तों, इनकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों इसकी इतना कम होती हैं। तरंग दैर्ध्य जो होती है दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य हमारे आसपास की क्या दोस्तों आप समझ सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर, जैसे जो सेंटीमीटर नहीं होता दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर हमारा इतना बड़ा होता है, इससे बहुत छोटा होता है दोस्तों, इससे बहुत छोटी होती है। ठीक, ये देखिए दोस्तों, जो हमारा हमने इतना बड़ा आपको बना दिया दिखाने के लिए, ये दोस्तों इतने बड़े नहीं है। देखिए ये इतने बड़े होते हैं, इतना बड़ा। इस प्रकार से दोस्तों अब जो इसका एक तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दोस्तों इसकी दूरी है, ठीक, ये बहुत ही छोटा होता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से तो दोस्तों इसको आप एक बिंदु के रूप में मान सकते हैं ना। इस प्रकार से दोस्तों ये छोटे छोटे बिंदु के रूप में हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब आप इसको मिला करके सीधी रेखा में खींचेंगे दोस्तों, तो ये एक प्रकार की सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जाना कि जो प्रकाश होती हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं। और आप जानते हैं जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों, ये अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये दोस्तों सबसे अधिक वेग हमारा जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है दोस्तों, सभी पिंडों में से सबसे अधिक वेग इसी का है दोस्तों, प्रकाश का। इससे तेज चलने वाली कोई वस्तु नहीं उपस्थित है अभी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। आखिर दोस्तों यह अपने मार्ग से विचलित होता क्यों है? ठीक दोस्तों, हम आपको पूरा कारण सहित बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको याद हो जाए। चीज़ें आपको रटना नहीं है दोस्तों, चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, जिससे दोस्तों आप कभी जल्दी भूल लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई हमारा पहला माध्यम हो गया, वायु हो गया। ठीक, और दोस्तों ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया दोस्तों, जल हो गया। ठीक, ये दोस्तों जो ये पृष्ठ है दोस्तों इसको आप मान लीजिए ए बी है दोस्तों। ये जो है इसके ऊपर का जो पृष्ठ है वायु है और नीचे जो है जल है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आती है ऐसे सीधी रेखा में। ठीक, जो प्रकाश आता है ये दोस्तों जब इससे होता है तो जब वायु से आते हुए दोस्तों जब ये जल की सतह पर टकराता है दोस्तों, तब ये अपने माध्यम से, देखिए यदि आप इसका अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जहां पर ये टकराता है प्रकाश, उसी को दोस्तों उसी से आप क्या करिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों उसकी जो पृथक्कारी जो तल होता है दोस्तों, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आने वाली किरण आपतित होती है, उस बिंदु मान लीजिए ये बिंदु ओ हो गया दोस्तों। इस बिंदु से यदि आप लंब खींचेंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहा जाता है अभिलंब। तो इस प्रकार से आप पहले तो अभिलंब खींच लीजिए, करिए। अभिलंब खींचने से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरफ मुड़ने वाली है। अब देखिए दोस्तों, जो सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसके बारे में दोस्तों आप यदि जान जाएंगे तब आपको इससे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है दोस्तों, ये हम जब कोई दो माध्यम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों
एक्चुअली दोस्तों ये जो सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है, ये हमें केवल यह बताता है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक है और किसमें प्रकाश की चाल कम है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने एक माध्यम लिया, वायु लिया, और दूसरा जल लिया। यदि दोस्तों हमारा वायु में, मान लीजिए, मानने की बात मैं कर रहा हूँ, यदि मान लीजिए दोस्तों वायु में जो है प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा कम है, मतलब जल में वो प्रकाश की चाल अधिक होती है, मान लीजिए आप, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, और वायु में प्रकाश की चाल कम है, तो आप किसको सघन कहेंगे? जिसमें दोस्तों प्रकाश की चाल कम होगी उससे आप क्या करेंगे? सघन कहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब प्रतिरोध कम होगा, जैसे देखिए जब प्रकाश चलती है आगे तो उसको भी प्रतिरोध लगती हैं। न्यूटन के नियम से आप जानते हैं सभी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। इस प्रकार से दोस्तों जब प्रकाश के कण चलेंगे, ठीक, तो वो भी दोस्तों यदि माध्यम बहुत, उसके जो माध्यम के कण होंगे दोस्तों बहुत पास होंगे, तो दोस्तों उसको चलने में बहुत परेशानियाँ होगी, मतलब उसको और मेहनत करना होगा, जिससे दोस्तों उसके वेग में भी या उसके तरंग दैर्ध्य में भी दोस्तों कुछ दोस्तों परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब सघन माध्यम में प्रकाश चलती हैं तो उनकी चाल कुछ कम हो जाती हैं, और जब विरल माध्यम में चलती हैं, दूर दूर होती हैं, तब उनकी चाल अधिकतम होती है। ठीक, तो दोस्तों मैंने तो केवल आपको समझाने के लिए माना था कि जो जल होता है उसको आप मान लीजिए कि सघन माध्यम है, लेकिन विरल माध्यम है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं जल जो होता है सघन माध्यम होता है, क्योंकि दोस्तों जो जल में होते हैं दोस्तों वो पास कण होते हैं उसके, ठीक, क्योंकि वो द्रव होता है, और जो हमारा वायु होता है इसको आप गैस मान सकते हैं, ठीक, और द्रव और गैस के बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आपको अब जब समझ गए कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है, मतलब सघन वह माध्यम, सघन जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई भी दो माध्यम है, मान लीजिए ये कोई माध्यम ए है और ये कोई माध्यम बी है दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए ए सघन है, ठीक, ए सघन है या विरल, और बी सघन है या विरल, विरल, तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए दोस्तों यदि अब वो आपसे पूछता है कि माध्यम ए जो है हमारा सघन है या विरल है, या माध्यम बी सघन है या विरल है, तो दोस्तों आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको यही करना चाहिए दोस्तों कि आप उस माध्यम से दोस्तों प्रकाश को गुजारिए, ठीक, जो प्रकाश है दोस्तों उसको यदि आप गुजारिए और देखिए दोस्तों किसकी चाल अधिक है, ठीक, जिसकी चाल दोस्तों, जिस माध्यम, जब प्रकाश की चाल दोस्तों जिस माध्यम में अधिक होगी, सॉरी दोस्तों, जिसकी मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको आप क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी दोस्तों उसको आप सघन माध्यम कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जान गए हैं, ठीक। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारा वायु है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पहला माध्यम वायु लिया है और दूसरा माध्यम जो दोस्तों हमने जल लिया है, आप समझ सकते हैं दोस्तों कौन हमारा सघन होगा और कौन हमारा विरल होगा, ठीक। जाहिर सी बात है दोस्तों जो हमारा वायु है दोस्तों इसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी जल की तुलना में, इसलिए दोस्तों जो हमारा वायु है एक प्रकार की सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, और जो जल है दोस्तों ये सघन माध्यम है। अब देखिए दोस्तों जो कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है दोस्तों, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अभिलंब है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अभिलंब जो दोस्तों होता है 90 अंश का होना चाहिए। ये दोस्तों कुछ ऐसे अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगा, इस तरह से दोस्तों कुछ झुक जाएगा अभिलंब की तरफ। जाना तो दोस्तों इसको इस तरह से चाहिए था, इसको दोस्तों इस तरह से जाना चाहिए था ना, एकदम सीधी रेखा में जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन दोस्तों इस तरह से कुछ झुक जाता है। इसी को दोस्तों जो अपने माध्यम से झुक जाता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक, प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो अपने माध्यम से कुछ विचलित हो जाती है, और इसी क्रिया को दोस्तों, इसी आप कह सकते हैं इसी प्रक्रिया को, या इसी प्रकाश के मतलब अपने माध्यम से विचलित होने की घटना को ही दोस्तों क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर ये जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है किरण, तो अपने माध्यम से विचलित होती ही क्यों है, ठीक, ये सीधी क्यों नहीं जाती है, ठीक। तो दोस्तों इसके बारे में जो न्यूटन हमारे वैज्ञानिक थे दोस्तों, बहुत समय पहले से दोस्तों 350 साल पहले ही दोस्तों न्यूटन ने इसके बारे में बता दिया था। जैसा कि दोस्तों यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए, जो हमारा अपवर्तन और परावर्तन है दोस्तों, ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही इसके बारे में खोज कर दी गई थी। मतलब देखिए दोस्तों 1610 ईस्वी से 1640 ईस्वी तक दोस्तों, सही समय तो दोस्तों मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी के बीच में दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के बारे में दोस्तों खोज कर दी गई थी। अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उतना साल पहले दोस्तों, आज से लगभग 350 साल से पहले दोस्तों कि जो अपवर्तन और परावर्तन के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज डाला था दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अपवर्तन और आप सुने होंगे कि प्रकाश का कणिका मॉडल। दोस्तों यदि आप अभी 10 में हैं तो कोई बात नहीं, 10 में आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, लेकिन दोस्तों जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रकाश का कणिका मॉडल।
जिसे दोस्तों न्यूटन ने बताया है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दोस्तों न्यूटन ने बताया कि किस प्रकार से दोस्तों प्रकाश होता है वो कणों के रूप में आगे बढ़ता है। फिर भी दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है, यदि आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो को देखें, तो दोस्तों उसका वीडियो मैंने बना दिया है और उसका भी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों वो भी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप जानिए कि हाँ दोस्तों जो दोस्तों कणिका मॉडल था दोस्तों, उसके बारे में बता दें दोस्तों। कणिका मॉडल दोस्तों न्यूटन ने दे दिया था 1675 ईस्वी में दोस्तों। और दोस्तों जो कणिका मॉडल दिया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि प्रकाश के अपवर्तन को ये कणिकाएं किस प्रकार से सिद्ध करती हैं। ठीक, उनके नियमों का पालन किस प्रकार से करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कणिका का सिद्धांत है उससे पहले ही दोस्तों हमारे जो अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम आ गया था दोस्तों, वो आ चुका था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। ये किस प्रकार से जो अपने माध्यम से विचलित क्यों होती है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में तो मैं आपको ऐसे बता दूं, जो न्यूटन थे दोस्तों उन्होंने ये बताया कि दोस्तों जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोस्तों एक प्रकार के दौरे आते हैं। ठीक, दौरे मतलब स्थितियाँ आती हैं दोस्तों, उत्पन्न हो जाती हैं स्थितियाँ। दोस्तों ये न्यूटन ने बताया था। ठीक, इसको आप जो न्यूटन का कणिका मॉडल देखेंगे, मैं दोस्तों आपसे सुजेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, चाहे आप 10 में हो चाहे 12 में हो, सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। देखिए दोस्तों न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब जब वो दोनों माध्यम के पृथककारी तल पर जब दोस्तों टकराती है, तब दोस्तों एक प्रकार की दौरे आ जाती हैं। ठीक दोस्तों, और उन्होंने बताया कि दोस्तों जो ये अभिलंब है दोस्तों, इन किरण का दोस्तों इस अभिलंब के में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब इसमें इस किरण में और इस किरण में दोस्तों आकर्षण बल लगता है, जिससे दोस्तों ये इस तरफ झुक जाता है। ठीक, फिर दोस्तों लोगों ने सोचा कि ये क्यों झुक जाता है, क्यों आकर्षण ही लगता है, प्रतिकर्षण बल क्यों नहीं लगता है। जब आप जानेंगे दोस्तों जब विरल से सघन में जाता है तो ये अपने माध्यम से कुछ अलग हो जाता है। ठीक, मतलब जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तब इन्होंने बता दिया कि जो बल लगता है दोस्तों प्रतिकर्षण बल है। दोस्तों आप उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में जाएंगे। इसमें तो दोस्तों मैंने वैसे बता दिया। ठीक, अब दोस्तों आप समझ गए कि ये दूर क्यों होती हैं और पास क्यों होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोस्तों यदि आपको अच्छी तरह से समझना है दोस्तों, तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप कणिका के मॉडल को जरूर देखिए। ये दोस्तों जो प्रकाश मुड़ता क्यों है दोस्तों, इसका कारण दोस्तों न्यूटन ने ही अच्छी तरह से बताया है कणिका मॉडल में। ठीक, मैंने भी दोस्तों आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि इन दोनों के बीच एक बल लगने लगता है, जिससे दोस्तों ये माध्यम ये अपने अभिलंब की तरफ झुकने लगती है। जब सघन से जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, तब उसमें आकर्षण बल लगते हैं उन कणिकाओं में। और जब आकर्षण बल लगते हैं दोस्तों, तब आकर्षण बल से वे कुछ उसके पास आएंगी, जिससे उनके माध्यम में दोस्तों क्या हो जाएगा, जिससे उनके मार्ग में विचलन हो जाएगा। और यही विचलन दोस्तों हमारा अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अपवर्तन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और दोस्तों देखिए, ये तो दोस्तों हमारा समतल में अपवर्तन था। ठीक, अपवर्तन दोस्तों दो प्रकार के पृष्ठों पर होता है। ये दोस्तों हमारा पहला तो था समतल पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। आप दोस्तों यदि आप 10 में हैं तो भी दोस्तों आप समतल और गोलीय दोनों पृष्ठों पर पढ़ेंगे अपवर्तन को। यदि आप 12 में हैं तो भी आप गोलीय और समतल पृष्ठों दोनों पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमने बता दिया समतल पृष्ठ पर दोस्तों हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो गोलीय पृष्ठ होता है दोस्तों हमारा दोस्तों देखिए अपवर्तन दोस्तों आप जानते हैं किस माध्यम में होता है। जब मतलब अपवर्तन तभी होगा दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हम लेंगे गोलीय पृष्ठ, हम ऐसा गोलीय पृष्ठ लेंगे दोस्तों जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा सके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, ये हमारा है अवतल पृष्ठ। इस प्रकार से जो होता है दोस्तों ये हमारा होता है उत्तल पृष्ठ। जिस प्रकार से दोस्तों ये उत्तल दर्पण होता है और ये अवतल दर्पण होता है, जब इसकी कलई कर दिया जाता है और लेप लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों यदि आप इस प्रकार से कांच का टुकड़ा मान सकते हैं, जब कांच का टुकड़ा आप ले कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए दोस्तों, तब उसे क्या कहते हैं हम गोलीय, आप कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों
जिस प्रकार से दोस्तों जो नियम मैंने आपको उसमें बताया दोस्तों, हाँ दोस्तों मैंने तो भूल ही गया दोस्तों कि मैंने आपको दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को बताना भूल ही गया दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम की। ठीक, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। देखिए दोस्तों जो अपवर्तन होता है दोस्तों, इसके मुख्य रूप से दो नियम है, दो नियम है, इसके दो नियम है। पहला तो दोस्तों यदि आपने परावर्तन पढ़ा होगा तो दोस्तों जो नियम परावर्तन का होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो प्रकाश आए दोस्तों, इस पर ऐसे पड़ा, ठीक, आपने इस प्रकार से इस पर अभिलंब खींचा दोस्तों ना, अभिलंब से ऐसे झुक गया, ये अभिलंब की तरफ झुक गया। यदि वायु है दोस्तों, ये दूसरा जल है, आप जानते हैं कि दोस्तों इसको इस प्रकार से सीधे निकल जाना था, लेकिन ये माध्यम की तरफ कुछ झुक गया। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा प्रथम नियम होता है अपवर्तन का, उसमें दोस्तों ये बताया जाता है कि जब आपतित किरण, इसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश आती है दोस्तों, जब प्रकाश माध्यम की सतह पर टकराती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जब दोस्तों टकराने के बाद जब वो विचलित हो जाती है अपने माध्यम से, उस किरण को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो दोस्तों देखिए जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है दोस्तों, दोनों एक बिंदु पर हैं। और दोस्तों अभिलंब जो हमारे खींचे हैं, जो हमने आपतन बिंदु, देखिए दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों आपतित किरण है, आपतित किरण। ये हमारा दोस्तों अपवर्तित किरण। ठीक, ये हमारा जो दोस्तों है, ये अभिलंब है। दोस्तों जो हमारा पहला नियम है दोस्तों, ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों दोस्तों जो होते हैं हमारे क्या होती हैं, एक समतल पर होती हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों ये जो पृष्ठ है दोस्तों, जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार का समतल पृष्ठ है। इस प्रकार से दोस्तों आप पहले नियम को ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही समतल में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम दोस्तों आप परावर्तन के नियम में भी समझे होंगे और अपवर्तन के नियम में भी समझे होंगे। तो दोस्तों ये तो पहला नियम हमारा हो गया। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे नियम की। दूसरा नियम तो हमारा दूसरा नियम है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा आप दोस्तों पढ़ेंगे, जब 12 में आप पढ़ेंगे, इसी नियम का दोस्तों प्रयोग करके आप बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझिए और हम आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक, तो ये दोस्तों बात करते हैं जो हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है दोस्तों, इसकी बात यदि हम आपको करते हैं तो देखिए इस नियम को दोस्तों, हाँ दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो न्यूटन जो अपवर्तन के दोनों नियम है दोस्तों, इसको स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, दोनों स्नेल नाम के जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों इसके बारे में दोस्तों अध्ययन किया और ये दोनों नियम को दिया था। ठीक, आइए दोस्तों हम बात करते हैं, ये दूसरा नियम होता है दोस्तों। इस नियम को दोस्तों हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, स्नेल का नियम। आइए दोस्तों जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, या आप स्नेल के नियम को ही दोस्तों क्या कह सकते हैं, न्यूटन का मतलब अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों जो हमारा आपतित किरण, सबसे पहले दोस्तों जानिए आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, आप जानिए आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आप जानिए दोनों क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारा आपतित किरण होता है। ठीक, आपतित किरण दोस्तों हमने अभी आपको बताया, आपतित किरण जो हमारा आपतित जो माध्यम पर जो आती है दोस्तों किरण, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो अभिलंब होता है दोस्तों, उसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो दोस्तों कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। और दोस्तों आपतन कोण को दोस्तों हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जो दोस्तों परावर्तित अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो हमारा कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर से लिखते हैं। और आर को हम कहते हैं अपवर्तन किरण। ठीक, तो दोस्तों अपवर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जानेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, जबकि अपवर्तन कोण दोस्तों अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक, ये भी दोस्तों आप जानेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं स्नेल के नियम की, या आप कह सकते हैं कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के। ठीक, देखो देखिए इसके अनुसार दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण पुंज या कोई प्रकाश किरण आप कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश या किरण पुंज भी आप कह सकते हैं दोस्तों। ठीक,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो उसके दोस्तों जो प्रवेश करती है दोस्तों, तो जो उसका आपतन कोण की ज्या होती है और अपवर्तन कोण की ज्या होती है। तो दोस्तों ज्या क्या होता है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं ज्या क्या होती है। ये दोस्तों जो हम बात करते हैं ज्या, ठीक, इसको दोस्तों हम साइन लिखते हैं, साइन से तो क्या होता है हमारा ऑपरेटर होता है दोस्तों, ऑपरेटर। जब दोस्तों आप पढ़ेंगे फलन, आप पढ़ेंगे, यदि आप फलन के बारे में दोस्तों जानते होंगे तब आपको पता होगा दोस्तों जो साइन हमारा होता है एक प्रकार का दोस्तों फलन का काम करता है, ठीक, संबंध का भी काम करता है दोस्तों ये, ठीक। जो साइन होता है दोस्तों हमारा फलन होता है एक प्रकार का, उसी को दोस्तों साइन को हम क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं, ठीक। इस नियम के अनुसार दोस्तों जो स्नेल का नियम है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो, ठीक, की किरण की आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक, अपवर्तन कोण की ज्या के, अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। आप दोस्तों ये समझ सकते हैं दोस्तों, जब प्रकाश दो माध्यमों में दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो उसके आपतन कोण की ज्या होती है उसके अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। अब आपतन कोण की ज्या क्या होती है, जैसे दोस्तों मानिए हमारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, इसी को आप आपतन कोण कहते हैं, ठीक। दूसरे माध्यम में जाते वक्त तो झुक जाती है, इसे हम आर कहते हैं। तो दोस्तों जो आई है, यदि आप इसका साइन लेते हैं, साइन आई लिखते हैं दोस्तों, तब यही क्या हमारा कहलाता है दोस्तों, जैसे आप लिख दिए साइन आई लिख दिए दोस्तों, साइन आई दोस्तों यदि आपने लिख दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। यदि आपने लिख दिया दोस्तों साइन आर, जो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जो आर है दोस्तों हमारे क्या है, अपवर्तन कोण है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। तो दोस्तों अब ये जो साइन आ जाएंगे ना, साइन यदि आप लेते हैं, हाँ दोस्तों देखिए जो साइन होता है दोस्तों इसको हम ज्या कहते हैं, यदि कॉस होता है दोस्तों तो कोज्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कोज्या कहते हैं। और जो यदि टैन होता है तो टैन होता है दोस्तों तो उसको हम स्पर्शज्या कहते हैं। और दोस्तों हाँ, हम आपको बता दें दोस्तों आखिर ये साइन क्या होता है, कॉस होता क्या है दोस्तों, ठीक, ये सब दोस्तों आखिर आया क्यों दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों मैं एक नई वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। अब मैं कुछ ही दिन में दोस्तों अपना मैथ का जो सीरीज है दोस्तों कक्षा 11 और 12 का दोस्तों किसी भी क्लास का दोस्तों, यदि आप कोई डाउट हो दोस्तों जरूर पूछिए दोस्तों, ठीक। हम हर पल आपके दोस्तों साथ हैं, कभी भी यदि आप कमेंट करिए दोस्तों हम उसका 100% रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानिए कि हमारा आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, और आपतन कोण की ज्या क्या होती है और परावर्तन कोण की ज्या क्या होती है। दोस्तों आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी दोस्तों आप उसके आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या उसके समानुपाती करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि माध्यम दोस्तों समान है, ठीक, तब दोस्तों ये सब नहीं होता है। आइए दोस्तों हम लिखते हैं, इसको दोस्तों मिटा देते हैं, आपको हमने समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखा था। आप दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं साइन आई, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, आप लिख देंगे साइन आर। यही दोस्तों जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए जब आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगा है हमारा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगा है दोस्तों ना। यदि दोस्तों आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कुछ लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर लगाएं, और अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आप कोई नियतांक मान लेते हैं, मान लीजिए n हमने मान लिया। तो दोस्तों जो हमारी n है दोस्तों, ये क्या होता है प्रकार का नियतांक होता है दोस्तों, और इस नियतांक को दोस्तों हम n को क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारे पहले माध्यम में जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों, तब उसकी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपका मतलब
अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक दोस्तों, ये आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, इसको आप जान लीजिए। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर दोस्तों साइन आई है, साइन आई है, और प्रोपोर्शनल में दोस्तों लगा है साइन आर ना, साइन आर। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप हटाते हैं तो लिखेंगे आप साइन आई इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नियतांक मानेंगे एन, हो जाएगा साइन आर। अब दोस्तों देखिए, इधर से जब आप इधर भेजेंगे इसको, तब इधर ये गुणा में है, इधर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब उधर में भाग होगा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और बचेगा क्या दोस्तों, हमारा एन बचेगा। यही दोस्तों हमारा बचेगा ना। तो दोस्तों जो ये साइन आई और साइन आर होता है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी नियतांक को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, ये वो नियत होता है। ठीक, अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपवर्तनांक कितने टाइप का होता है। अपवर्तनांक भी दोस्तों दो प्रकार का होता है दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ डाउट हो सकता है। ठीक, फिर भी दोस्तों हम आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आपको डाउट ना हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए बात करते हैं अब जो हमारा अपवर्तनांक होता है कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जो साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या जो होती है, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या को, ज्या के अनुपात को दोस्तों हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं ना। इसे दोस्तों हम एन से लिखते हैं, और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, इस मतलब क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं ना। तो साइन आई और साइन आर दोनों का अनुपात दोस्तों क्या होता है, नियतांक होता है। और साइन आई जो है दोस्तों हमारा आपतन कोण की ज्या है, और साइन आर जो है दोस्तों हमारा क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या है। ठीक, अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दोस्तों आप अपवर्तनांक दो प्रकार के पढ़ेंगे। पहला तो दोस्तों आप पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा दोस्तों आप पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात कर लें, और जल्दी से हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक, ये दोस्तों किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। जैसे यदि कोई माध्यम वायु हो गया और कोई माध्यम जल हो गया, यदि दोस्तों को दोनों माध्यम होंगे दोस्तों, ठीक, तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे हम, कोई भी दो माध्यम दोस्तों आप ले लीजिए निर्वात को छोड़कर। यदि आप दोस्तों निर्वात को छोड़ रहे हैं और अन्य किसी भी दो माध्यम को, चाहे आप जल कांच ले लीजिए, चाहे कांच और पारा ले लीजिए, कोई भी दो माध्यम ले लीजिए, लेकिन आप पारे को मतलब निर्वात को मत लीजिए, निर्वात को छोड़कर दोस्तों, निर्वात को छोड़कर, निर्वात को छोड़कर दोस्तों चाहे जो आप दो माध्यम लीजिए, ठीक, तब जो दोस्तों उसमें हमारा अपवर्तनांक आता है उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, और दोस्तों देखिए जो हमारा साइन आई है दोस्तों और साइन आर है, इसको यदि आप मान लीजिए दोस्तों, जो हमारा ये था दोस्तों, यदि पहले माध्यम से इसको यदि हम पहला माध्यम मान लें और इसको दोस्तों यदि हम दूसरा माध्यम मान लें, तब जो यदि प्रकाश जो हमारे पहले माध्यम से आया दूसरे माध्यम गया ना, ठीक, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये हमारा आई हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक, ये नहीं आर होगा दोस्तों, आर हमारा ये हो गया। तो दोस्तों जो आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है दोस्तों, ये देखिए जो हमने लिखा था साइन आई बटे साइन आर ना, बराबर ये जो दोस्तों लिखा था, इसको आप दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने एन की ओर लिख दिया, इसको आप n12 भी लिख सकते हैं। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप लिख सकते हैं n12 इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर दोस्तों आप सापेक्ष अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप समझ गए कि इसको आप दोस्तों देखिए जो मैंने केवल n12 लिख दिया है दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1n2। ठीक, इसका मतलब भी दोस्तों वही होगा कि यही होगा दोस्तों, और इसका मतलब भी दोस्तों यही होगा। ठीक, आप समझ गए दोस्तों। यदि मैं n12 लिखूंगा, अब देखिए दोस्तों यदि इसको मैंने पहला माध्यम मान लिया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। जब पहले माध्यम से गया दूसरे माध्यम में तो हमने लिखा n12 लिखा। ठीक, यदि दोस्तों दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाता तो हम क्या लिखते हैं, n21 लिखते हैं। ठीक, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। यदि मान लीजिए दोस्तों
तीसरा कोई तीन माध्यम होता दोस्तों, यदि तीन माध्यम से, देखिए तीन माध्यम होता दोस्तों, तो यदि पहले से दूसरे में जाता तो आप लिखते हैं n1 n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, यदि हम 2 दूसरे से पहले में जाता तो हम लिखते हैं क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यदि तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाता तो हम लिखते हैं 3n1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। फिर भी दोस्तों यदि आपको कुछ कम समझ में आए दोस्तों, एक बार वीडियो को दोस्तों शुरुआत से दोस्तों फिर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से दोस्तों, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आप जानेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको लिखते हैं कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों हम लिखेंगे अपवर्तनांक को दोस्तों इसी प्रकार से आप लिखेंगे। नियतांक दोस्तों जो केवल हमने ये लिख दिया दोस्तों, ये तो केवल हमारा क्या बताता है, अपवर्तनांक बताता है। ठीक, अब दोस्तों देखिए हमने आपको सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बता दिया। ठीक दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि निर्वात को छोड़ करके आप दो माध्यम लीजिएगा, उन दोनों माध्यम में चाहे जो दोनों चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे कांच हो, ठीक, चाहे पारा हो, चाहे जो पेट्रोल डीजल, चाहे जो ले लीजिए दोस्तों, केवल आप निर्वात को छोड़ दीजिएगा। यदि दोस्तों आप निर्वात को ले लेंगे, ठीक, यदि आप निर्वात को उसमें शामिल कर लेंगे दोस्तों, तब उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप निर्वात को भी ले लेंगे, यदि निर्वात के सापेक्ष आप किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, यदि दोस्तों आप निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं दोस्तों, तब उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, आप जानेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों। यदि दोस्तों उसमें निर्वात ना हो, ठीक, निर्वात को आप किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ना लें, ठीक, यदि दोस्तों आप निर्वात को किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ले लेते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों आप ध्यान लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमारा हमेशा निर्वात जरूर उपस्थित होगा। ठीक, मतलब उसमें कोई अन्य माध्यम भी होगा और एक माध्यम दोस्तों निर्वात हमेशा उपस्थित ही रहेगा। ठीक, इसको दोस्तों देखिए, निर्वात वाला जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों, इसको हम n1 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि पहला माध्यम होता तो n1 लिखते हैं, दूसरा होता तो n2 लिखते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अपवर्तनांक के बारे में और अपवर्तन के बारे में दोस्तों, और अपवर्तन के नियमों के बारे में दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, देखिए जो हमने दोस्तों जो हमने n12 लिखा है दोस्तों, ठीक, जो हमने n12 लिखा है, इसको दोस्तों पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, तब आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमने भी आपको बताया n1 n2 दोस्तों, यदि दोस्तों पहला माध्यम हमारा जल मान लीजिए है, जो पहला माध्यम है दोस्तों ये हमारा जल है, और दूसरा माध्यम जो दोस्तों हमारा है ये मान लीजिए कांच है। ठीक, जल को दोस्तों आप लिखते हैं वाटर से, W से, और कांच को दोस्तों आप लिखते हैं ग्लास, G से। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों जो हमारा जल होगा दोस्तों पहले माध्यम के सापेक्ष, तब आप लिख सकते हैं WNG। ठीक, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो पहले माध्यम मतलब आपतन कोण की जा मतलब साइन I बटे अपवर्तन कोण की जा बराबर साइन R। ठीक, इस नियम को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और दोस्तों देखिए, यदि ये दोस्तों ये तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया दोस्तों। देखिए पहला माध्यम हमारा जल है, दूसरा माध्यम हमारा कांच है। ठीक, यदि दोस्तों ये हमारा प्रकाश दूसरे माध्यम में, ये हमारा था पहले से दूसरे में जाने पर, पहले से दूसरे में, ये दोस्तों पहले से दूसरे में के लिए था। अब देखिए दूसरे से पहले में, यदि दोस्तों हमारा प्रकाश जो है दोस्तों दूसरे माध्यम से पहले में जाता, तो हम लिखते दोस्तों 2n1, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं दो हमारा दोस्तों क्या है, कांच है, मतलब लिखते हैं हम GNW ना। इतना इसके बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर दोस्तों हम लिखते हैं क्या, GNW बराबर क्या लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तक तो दोस्तों हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था, अब दोस्तों दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है, इसलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा माध्यम होगा दोस्तों, इसको हम क्या लिखते हैं, इसमें जो कोण बनेगा दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्योंकि दोस्तों अब जो हमारा आपतित किरण हो गया, वो हमारे क्या हो गया, ये हो गया, जो दूसरे माध्यम से किरण जा रही है। जैसे देखिए अब तक तो दोस्तों जो पहले था दोस्तों किरण हमारा इस माध्यम से दोस्तों इस माध्यम में आ रहा था। ठीक, ये हमारा दोस्तों जल था, ये हमारा दोस्तों कांच था। अब देखिए दोस्तों जो हमारा हो गया दोस्तों, अब ये हमारा कांच है, दूसरे से पहले में ही जा रहा है। आप दोस्तों इस प्रकार से समझिए, जैसे देखिए पहले तो जल से कांच में आया, ठीक, जल से कांच में आया, इसको आई हमने माना। फिर दोस्तों जब इस प्रकार से दोस्तों जब आप अभिलंब खींचा, जो ये बीच में कोण बना, इसको आर कहते हैं। तब दोस्तों जो आर हो गया, ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया। अब दोस्तों जब प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, तब दोस्तों इसका आपतन कोण आर तो ही होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लिखेंगे साइन आर
बटे साइन आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, GN W। अब देखिए दोस्तों समीकरण एक है और ये दूसरा है। अब दोस्तों देखिए यदि आप दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक, देखिए इसमें साइन आई बटे साइन आर है, इसमें साइन आर बटे साइन आई है। अब दोस्तों यदि दोनों का आप गुणा करेंगे, देखिए WNG गुणे GNW बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। तो दोस्तों देखिए साइन आई से साइन आई खत्म ना, साइन आर से साइन आर खत्म। अब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, WNG बराबर हो जाएगा 1/GNW। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये दोस्तों जो WNG था दोस्तों हमारा क्या था, WNG दोस्तों जो हमारा था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक था। अब दोस्तों जो हमारा ये हमारा था दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक। या आप कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल जो दोस्तों 1 के बराबर होता है हमेशा। दोस्तों यदि आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई प्रकाश देखिए पहले माध्यम से दूसरे में आ रहा है, तो ये ठीक, पुनः यदि दूसरे से पहले में जा रहा है दोस्तों, तब जो उसके दोस्तों पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, वो उसके दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब व्युत्क्रम के बराबर होगा। देखिए जो WNG है दोस्तों, ये पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों दूसरे माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर है, ठीक। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। और दोस्तों हाँ ध्यान दीजिएगा, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का यदि आप गुणनफल करेंगे तो दोस्तों हमेशा आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप 3 माध्यम भी ले सकते हैं। और दोस्तों हाँ, हो सकता है दोस्तों आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में ना आया हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक। और दोस्तों हम इस पे कुछ सवाल को भी आप बताने वाले हैं जी, यदि आप सवाल को भी लगाने का दोस्तों प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपके बुक में सवाल है, ठीक, यदि आप चाहते हैं कि मैं उस सवाल को लगाऊं, तो आप प्लीज़ दोस्तों लिख करके दोस्तों उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी है दोस्तों, वो जो मोबाइल नंबर दोस्तों हमने लिखा रहता है दोस्तों, उस पर वो दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। हम आपके दोस्तों सवाल का भी हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट हो दोस्तों, कृपया करके दोस्तों हमारे पास भेजने का कोशिश करिए, हम आपके दोस्तों डाउट को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। इसी सोच के साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक दोस्तों। और दोस्तों हाँ, आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी दोस्तों यदि आप कोई त्रुटियाँ हो दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों आप हमें, उम्मीद है दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएंगे और हम उस त्रुटियों को दोस्तों दूर करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।